स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेक बोर्ड के क्लास 10 के सभी विद्यार्थी के लिए दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है आप सभी का हर एक सब्जेक्ट का 5-5 से जो मॉडल पेपर ये जारी हो चुका है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी का दोस्तों मॉडल प्रश्न पत्र आज की इस वीडियो में सेट 4 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले दोस्तों आपका बाकी सेट कंप्लीट हो चुका है, नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। ठीक है, वहां क्लिक कीजिएगा, सारा वीडियो आपको लाइन बाय लाइन मिल जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार से दोस्तों आपको समय 1.5 घंटा दिया गया मॉडल पेपर में, पूर्णांक 40 नंबर का दिया गया है, सेम इसी प्रकार का पैटर्न दोस्तों आपको क्वेश्चन पेपर में रहने वाला है। जिस प्रकार से मॉडल पेपर में क्वेश्चन पूछा है इसी प्रकार से एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा और जितना भी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको खंड कार है, खंड का में क्या सर, तो खंड का में सबसे पहले एक गद्यांश दिया हुआ है। गद्यांश को पढ़ के दोस्तों कुछ प्रश्नों का उत्तर देना है। गद्यांश कहता है कि स्वावलंबन का अर्थ है अपना अवलंबन अर्थात असहाय या सहारा आप बनना। ठीक है, और किसी दूसरे पर बोझ ना बनकर रहना या निर्भर अर्थात आश्रित ना रहना, रहकर अपने आप पर निर्भर या आश्रित रहना। मतलब दोस्तों ये आपका जो है गद्यांश है पूरी तरह से आपके जीवन के व्यक्तित्व को निर्भर करता है। तो ये गद्यांश को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आपके पास मॉडल पेपर है तो पढ़ लीजिएगा, और नहीं है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों समय बहुत कम है और आपका जो सब्जेक्टिव का भी मॉडल पेपर का सोल्यूशन आने वाला है। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑलवेज सेट कर लीजिएगा। देखिए गद्यांश का पहला प्रश्न कहता है कि स्वावलंबन का अर्थ क्या है। तो स्वावलंबन का क्या अर्थ होता है, तो स्वावलंबन का दोस्तों अर्थ होता है अपना सहारा स्वयं बनना। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। दूसरा प्रश्न कहता है कि परावलंबी कैसे लोग होते हैं। ठीक है, जो परावलंबी व्यक्ति है ये कैसे लोग होते हैं, तो दोस्तों ये होते हैं कैसा होते हैं, तो दूसरों पर आश्रित होते हैं। ठीक है, दूसरों पर आश्रित होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जो परावलंबी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 3 नंबर कहता है कि परावलंबी किसके अधीन बनकर रह जाते हैं, तो दूसरे पर जो आश्रित रहता है उसके ही अधीन बन के रह जाते हैं, यानी आश्रय देने वाले के अधीन बन के रह जाता है। ठीक है, इस प्रकार से इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए 4 नंबर कहता है सर कि दुख पीड़ा और मान सम्मान का महत्व कौन समझता है, तो दुख पीड़ा और मान सम्मान का महत्व आत्मनिर्भर व्यक्ति समझता है। अभी आपको कष्ट हो रहा होगा एग्जाम में कुछ दिन के लिए, उसके बाद दोस्तों एग्जाम दे दीजिएगा, पूरा बिंदास रहिएगा, कोई टेंशन नहीं। तो जो जितना भी दोस्तों आपको कष्ट है दुख पीड़ा हो रहा है उसको सह लीजिए और आत्मनिर्भर व्यक्ति बन जाइए और एग्जाम में तहलका मचा के आइए। 90% जो 95% एग्जाम में 4 के आइए। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। और आप सभी का धाकर तैयारी होने वाला है, महा एपिसोड का वीडियो जल्द से जल्द आने वाला है सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड, ताकि आप एग्जाम में महा तहलका मचा सके और एग्जामिनर के जो कॉपी जांच करा उसमें आप जो है 100 में 100 यानी कि फुल में फुल नंबर आप प्राप्त कर सके। ठीक है, देखिए नेक्स्ट दोस्तों काव्यांश। ठीक है, और इतना जोश के लिए दोस्तों एक वीडियो को लाइक और चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर बनता कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए उसके बाद एक काव्यांश कहता है, क्या कहता है कि पूर्व चलने वाले के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में नहीं छापी गई इसकी कहानी, हल इसका ज्ञात होता है ना औरों की जुबानी। ठीक है, अनगिनत राही रह गए उस राह से उनका पथ क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। चलिए बहुत अच्छा था आपका जो काव्यांश दिया गया, पूर्व चलने वाली बाट की बटोही पहचान कर ले। ठीक है, चलिए तो इसके द्वारा दोस्तों 5वां जो प्रश्न कहता है कि प्रस्तुत काव्यांश में कवि किस राह के संबंध में बताना चाहते हैं, तो जीवन की राह में बताना चाहते हैं। जीवन में बहुत सारे बधाएं होंगे लेकिन सभी को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। नेक्स्ट 6 नंबर कहता है कि बटोही का क्या अर्थ होता है। देखिए दोस्तों बटोही का अर्थ होता है, क्या होता है, राहगीर बोले या राही बोले। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखिए इसका बगल में लिखा है राह, तो राह इसका नहीं होगा, राही हो जाएगा। ठीक है, राही या राहगीर जो राह पर चलता है। ठीक है, चलिए 7 नंबर है, राही की कहानी कहाँ छपी कहाँ नहीं छपी, तो राही की कहानी दोस्तों पुस्तक में छपी नहीं जाती है और जो है जुबानी से सुनी नहीं जा सकती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट 8 नंबर क्या कहता है कि राह पर कितने लोगों के पैरों की निशानी है, तो राह पर दोस्तों कितने लोगों के पैर की निशानी है, तो दोस्तों अनगिनत पैरों की निशानी है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आप सभी का ग्रामर में हम लोग इंटर कर चुके हैं और ग्रामर से दोस्तों एक महा एपिसोड का वीडियो में लेकर आया था, जो उस वीडियो को देखें दोस्तों ग्रामर को हंसते हंसते बना देंगे।
नहीं देखे हैं दोस्तों देख लीजिएगा, ठीक है। चैनल पर विजिट कीजिए दोस्तों, जो भी वीडियो अपलोड हुआ है उसको देख डालिए और एग्जाम में 90% से अधिक 4 डालिए, ठीक है। देखिए कहता है 9 नंबर कि प्रेरणात्मक क्रिया हमेशा होती है, तो प्रेरणात्मक क्रिया हमेशा सकर्मक क्रिया को हम लोग कहते हैं। और नीचे है 10 नंबर, क्या कहता है सर? 10 नंबर कहता है, आप नीचे पढ़िएगा तो चलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं आप, ठीक है, बढ़िया, ठीक है। क्या कहता है सर? कहता है कि किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, द्विकर्मक का, ठीक है। देखिए यहाँ बोलता है माँ बच्चे को पानी पिलाती है, माँ बच्चे को आम और केला खिलाती है, माँ और बच्चे आम खाते हैं, माँ बच्चे को आम खरीद कर खिलाती है। इसका जो पहला ऑप्शन से दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं किया है, ठीक है। ऑप्शन से इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 11 नंबर का था निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया किस वाक्य में है? तो निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया बच्चा रोता है, रोना या सोना, ये किस प्रकार का सकर्मक क्रिया न है? इसमें कर्म नहीं होता, जिसमें कर्म नहीं होता वो अकर्मक क्रिया का उदाहरण कहलाता है, ठीक है। 12 नंबर कहता है कि उषा पतंग उड़ाती है, इस वाक्य में क्रिया का पद है। तो क्या उड़ा रही है? तो पतंग उड़ा रही है, तो उड़ाती है, क्या उड़ाती है? इसका जो क्या हो जाएगा? क्रिया का पद हो जाए, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट दोस्तों 13 नंबर कहता है उन्होंने जलेबियां बांटी, उन्होंने जलेबियां बांटी, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो इस वाक्य में कर्म वाच्य है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 14 नंबर कहता है कि जिस वाक्य में कर्ता गौण होता है या लुप्त होता है उसे कहते हैं। तो जिस वाक्य में दोस्तों कर्ता गौण या लुप्त होता है उसको हम लोग जो है अकर्तृवाच्य कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 15 नंबर कहता है कि अब आप कुर्सी पर बैठिए, यह किस वाच्य का उदाहरण है? तो ये दोस्तों सी नंबर हो जाएगा, भाववाच्य का उदाहरण, यानी ऑप्शन सी इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए 16 नंबर है प्रतिदिन कौन सा समास है? तो प्रतिदिन दोस्तों अव्यय भाव समास, ठीक है। ऑप्शन सी इसका हो जाएगा राइट आंसर, अव्यय भाव समास प्रतिदिन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 17 नंबर कहता है कि जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है उसे कहते हैं, उसे हम लोग तत्पुरुष कहते हैं, ठीक है, तत्पुरुष। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए 18 नंबर क्या कहता है सर? कहता है कि कर का एक अर्थ होता है टैक्स और दूसरा अर्थ क्या होगा? तो कर का एक अर्थ होता है टैक्स और दूसरा अर्थ होता है हाथ, ठीक है, हथेली बोले या हस्त बोले, यानी बी ऑप्शन का राइट आंसर होगा, ठीक है। 19 नंबर कहता है बच्चे धीरे धीरे चल रहे हैं, रेखांकित पद किस अव्यय का उदाहरण है? तो धीरे धीरे दोस्तों यहाँ पर रेखांकित किया गया है, तो ये दोस्तों आपका जो हो जाएगा क्रिया विशेषण, ठीक है, क्रिया विशेषण का उदाहरण ऑप्शन से इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 20 नंबर कहता है सर, कहता है कि डैश चुप हो जाओ, उचित अव्यय के अव्यय से रिक्त स्थान को भरिए। क्या यहाँ भरिएगा कि वह चुप हो जाओ? नहीं सर। तुम चुप हो जाओ? नहीं सर। अब चुप हो जाओ, ठीक है, अब यहाँ भर लीजिए, ठीक है, सी ऑप्शन का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 21 नंबर कहता है कि जो परिश्रम करेगा वह अवश्य सफल होगा, यह किस वाक्य का उदाहरण है? यहाँ पर देखिएगा गौर से दोस्तों, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, दो गो वाक्यों को क्या करा? मिश्र करा, यानी मिलाने का काम करे, तो इसको हम लोग मिश्र वाक्य कहेंगे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सर, नेक्स्ट स्टेप क्या है? तो नेक्स्ट में दोस्तों आपको खंड का है, खंड का में पठित गद्यांश है और काव्यांश है, ठीक है। तो पठित गद्यांश काव्यांश से कहता है कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उसका उस दिन देखा गया जिस दिन उसका इकलौता बेटा मरा, ठीक है। इकलौता बेटा था वह, और वह कुछ सुत और बोधा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत किसे उसे बहुत ज्यादा मानते थे, ठीक है। चलिए 22 नंबर कहता है कि जिस दिन बाल गोविंद भगत का बेटा मरा उस दिन उनकी संगीत साधना का कैसा उत्कर्ष देखा गया? तो चरम उत्कर्ष देखा गया। ऑप्शन सी यानी कि ऊपर में एकदम, ठीक है, सी ऑप्शन का राइट आंसर होगा, ठीक है। 23 नंबर कहता है कि बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? बाल गोविंद भगत का बेटा दोस्तों सुस्त और बोधा सा था, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। फिर से गद्यांश दिया गया है कि मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था कि यही कि उनकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वाले की कमी नहीं थी। नम आंखों में गिनना, स्याही फैलाना, इस तरह वह हमारे बीच से चले गए जो हमने, ठीक है, जो हमसे क्या थे? सबसे अधिक छायादार फूल, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग सबका होकर सबसे ऊंचे पर मानवीय करुणा का दिव्य चमक से लहराता खड़ा था। ये दोस्तों पूर्ण तरह से फादर कामिल बुल्के के ऊपर लिया गया है, ठीक है। क्या कहता है 24 नंबर कि नम आंखों को गिनना, स्याही फैलाना, इस कथन का आशय क्या है? तो नम आंखों को स्याही फैलाना, इस कथन का जो आशय है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, रोने वालों की संख्या का अनुमान नहीं हो पाना। ऑप्शन बी इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए 25 नंबर कहता है
कि लेखक ने किसको सबसे अलग, सबसे ऊंचा, सबसे सबका अपना कहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा फादर कामिल बुल्के को लेखक ने सबसे ऊंचे, सबसे अलग, सबसे और अपना कहा है। ऑप्शन से इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों एक आपका काव्यांश दिया गया है। काव्यांश को चलिए हम लोग पढ़ते हैं। कहता है कि बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर और, ठीक है, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले। नेक्स्ट कहता है कि विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले उरज छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। चलिए ये आपका पूर्ण तरह से बादल वाला से लिया गया है। अब कहता है प्रश्न, क्या कहता है, देखिए 26 नंबर का प्रश्न कहता है कि आपकी दृष्टि में बादल किसका प्रतीक हो सकता है। तो मेरे दृष्टि में बादल पौरुष और क्रांति का क्या हो सकता है, यहाँ पर प्रतीक हो सकता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 27 नंबर कहता है कि विद्युत छवि में और, विद्युत छवि और में क्या तात्पर्य है। तो विद्युत छवि और में दोस्तों बादल के हृदय में बिजली छिपा होना, ये आपका क्या आ रहा है, तात्पर्य दिखा रहे हैं, प्रत्येक कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब 28 नंबर कहता है कि फसल किसका जादू है। ठीक है, फसल यहाँ पर सबसे पहले आपका दिया गया है, क्या दिया गया है, फिर से छोटा सा काव्यांश है। ठीक है, नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, भोली काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। क्या फसल से लिया गया है। तो फसल किसका जादू है दोस्तों, फसल जो है नदियों के पानी का जादू है, ऑप्शन से हो जाएगा। 29 नंबर कहता है फसल किसका गुणधर्म है। तो फसल दोस्तों मिट्टी का गुणधर्म है, मिट्टी भोली काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है जो आपका 30 से लेकर 40 तक का प्रश्न है ना, इसमें एक प्रकार का गद्यांश है, ना किसी प्रकार का काव्यांश है। एक वो प्रश्न है, 4 गो विकल्प है और एक आपका राइट करना है। चलिए सर 30 नंबर का कहता है कि दंतुरित का शाब्दिक अर्थ है। दंतुरित का मतलब होता है दोस्तों बच्चे के नए नए दांत। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, दंतुरित मतलब बच्चे के नए नए दांत। अब 31 नंबर कहता है कि फसल कविता के कवि का क्या नाम। फसल कविता के कवि का दोस्तों नागार्जुन नाम है। ठीक है, नागार्जुन नाम है। ठीक है, चलिए अब 32 नंबर कहता है कि धुंधला प्रकाश किसका प्रतीक है। धुंधला प्रकाश दोस्तों अस्पष्ट सुख का प्रतीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब 33 नंबर कहता है कि तार सप्तक किसे कहा गया है। तो तार सप्तक दोस्तों सरगम के ऊंचे स्वर को कहा गया, जैसे कि आंदोलन होता है, इसमें एक व्यक्ति नहीं होता है, सब व्यक्ति जो है नारा लगाता है। ठीक है, चलिए 34 नंबर कहता है कि परशुराम ने स्वयं सूर्यवंश का कला किससे कहा गया है। तो परशुराम ने सूर्यवंश का कला किससे कहा है। तो लक्ष्मण को कहा है, ऑप्शन सी। ठीक है, जिसे बरबोला भी कहे थे। ठीक है, 35 कहता है कि भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था। दोस्तों काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रचलित प्रश्न है, इसका उत्तर सभी का नीचे कमेंट में आना चाहिए। ठीक है, चलिए एक थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। भोलानाथ का जो है एक नाम था, क्या था, तो जो है देखिए सबसे पहले तो भोलानाथ जो है वास्तविक नाम ये माता के आंचल से लिया गया है, और माता के आंचल लेखक का नाम शिव पूजम शाह है, और शिव पूजम का एक छोटा सा यानी कि बच्चा का नाम था भोलानाथ, और एक आपका क्या नाम था, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है सभी का नीचे। ठीक है, 36 नंबर कहता है कि जॉर्ज पंचम की नागपाठ के लेखक कौन है। जॉर्ज पंचम की नागपाठ के लेखक दोस्तों शिव पूजम, यहाँ पर सॉरी, ठीक है, कमलेश्वर हो जाएगा। ठीक है, कमलेश्वर। देखिए दोस्तों अगर नहीं बताया तो सुन लीजिए कि तारकेश्वर नाथ इसका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से। ठीक है, किसका, 35 का। ठीक है, भोलानाथ का वास्तविक नाम था तारकेश्वर नाथ। ठीक है, चलिए 37 नंबर कहता है कि लेखिका ने गैंगटोक को किन लोगों का शहर बताया है। तो मेहनत कश बादशाहों के जो शहर बताया, ऑप्शन से इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 38 नंबर कहता है कि नेताजी की मूर्ति में बार बार क्या बदल दिया जाता था। तो चश्मा बदल दिया जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कहता है कि लेखक की दृष्टि में खीरा किस वर्ग का प्रतीक है। तो लेखक की दृष्टि में खीरा दोस्तों मामूली लोगों के वर्ग के प्रतीक है। ठीक है, मामूली लोगों के वर्ग के प्रतीक। तो इस प्रकार से वो खीरा नहीं खाए थे, बल्कि जो ट्रेन के जो है खिड़की से क्या किए थे, तो बिग दिए थे। ठीक है, सूंघ कर ही बिग दिए थे। चलिए 40 नंबर कहता है मन्नू भंडारी का बचपन कहाँ बीता था। मन्नू भंडारी का बचपन दोस्तों एमपी में बीता था। ठीक है, यानी कि मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर 2 ही ऑप्शन दिया गया, मध्य प्रदेश लिख लीजिएगा। तो इस तरह से दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सेट 4 को फुल सोल्यूशन कर लिया। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों यानी नेक्स्ट वीडियो में सेट 5 का फुल सोल्यूशन करने वाला है। सब्जेक्टिव भी जल्द से जल्द आने वाला है, इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट जल्द से जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में।